स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों से। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधायक संयम लोढ़ा की ओर से लाए गए प्रस्ताव का जवाब मंत्री शांति धारीवाल ने दिया, जिससे लोढ़ा संतुष्ट नजर नहीं आए। देखते ही देखते मामला उस समय तूल पकड़ गया जब नाराज विधायक संयम लोढ़ा अपनी सीट छोड़कर विरोध जताने वेल में आ गए और गतिरोध के बीच हंगामा इस कदर बढ़ा कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सख्ती दिखाते हुए मार्शल बुलवाकर विधायक संयम लोढ़ा को सदन से बाहर करवाया। 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तब बल्लू थाने का हमने घेराव किया था और पूरे समाज को सबको पता था कि ये निर्दोष है। ना आप उस हिस्ट्री से क्या संबंध है? आप 7 दिन में जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। ना प्लीज, ये गुंडागर्दी पुलिस की चर्चा समाप्त हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय प्लीज आप धरना करिए। माननीय चर्चा समाप्त हुई। माननीय कटेरिया जी ध्यान, चर्चा समाप्त हुई। कटेरिया जी माननीय सदस्य, I will name you. You have no right to do it. माननीय सदस्य, I will throw you out. मैडम प्लीज, ये घर का काम नहीं है। माननीय सदस्य, अपने मन से नहीं चलेगा हाउस, आपके मन से नहीं चलेगा। मार्शल, throw him out. I will not allow it. माननीय पुनिया जी, मैं आपका बेटा प्लीज, आप बेटे गलत तरीका है या उसको मजाक समझ रखा है आपने? ये गलत तरीका बिल्कुल ही। मतलब यू वांट टू इम्पोज एवरीथिंग ऑन द हाउस। आपको मौका दिया, सुनना ही तरीका ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपको राइट है अपनी बात करने का, सरकार को बात करने का अधिकार है, लेकिन आप कार्रवाई को सदन में नहीं सौंप सकते। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अनप्रेजेंट काम मुझे नहीं करने दें। अजीब नोकझोंक और विधानसभा में देखने को मिली। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बहस हो गई। अच्छी सड़क के मुद्दे पर यह विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को चुनौतियां दी। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इन याचिकाओं में कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी और 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, हिजाब को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी मुस्लिम छात्राओं द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में जो रिट लगाई गई थी, उस पर महत्वपूर्ण फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये बात साबित होती आई है कि विश्वविद्यालय हो या शिक्षा के कोई भी संकुल, उसमें इस तरह की बात बेमानी है। हम हैं इस समय जोधपुर में, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद है हमारे साथ। जानते हैं उससे इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि स्कूल में अनिवार्य रूप से हिजाब का प्रचलन नहीं है, और जिस प्रकार से फैसला आया है कि भाई ऐसे तो मतलब कोई भी धोती कुर्ता पहन के भी स्कूल में चला जाएगा, तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला आया है ना हिजाब पर, ये वाकई काबिल तारीफ है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये इस फैसले के लेकर हम लोग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बिकॉज ऑफ ये ऐसे तो कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म पहन के आते, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो रहेगी ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि स्कूल के स्टूडेंट है या नहीं है। इसलिए जो कोर्ट ने फैसला लिया वो एकदम सही है। एग्जैक्टली कोर्ट ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। अगर आप यूनिफॉर्म रख रहे तो धर्म से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। चाहे शिक्षा का कोई भी परिसर हो, कोई भी कैंपस हो, उसका एक यूनिफॉर्म होता है जिससे समानताएं बनी रहे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया हम स्वागत करते हैं। अगर बुर्के, हिजाब या दूसरे जो भी धर्म से संबंधित ड्रेस है वो अलाउ कर देंगे तो वहाँ शिक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस आधार पे ये ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। सर, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हिजाब को देखते हुए, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी चुनाव जैसे ही पास में इनको एक राजनीतिक मुद्दा मिला, तो इसको अपने
धर्म के हिसाब से इनको बांटा गया, जिससे जो अपना मुस्लिम समुदाय है उसको अलग अलग बांटा जाए। ये कहीं नहीं लिख रखा है कि हिजाब के अंदर ही स्कूल में अनिवार्य हो, कभी भी ये नहीं लिख रखा है। तो कर्नाटक का जो फैसला हुआ है उसके लिए हम सभी बहुत खुशी हैं और उसका स्वागत करते हैं। निरंतर इसी तरह फैसला लेते रहे कर्नाटक सरकार, आपसे ये मेरा आग्रह है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। हाईकोर्ट के निर्णय से उदयपुर के लोग खासे खुश हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसे में स्कूलों में इसे बैन रखा जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट में छात्राओं की ओर से लगाई सभी याचिकाओं को खारिज किया गया। उदयपुर के लोगों का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकर चल रहे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय सुना दिया है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हिजाब को स्कूल में लगातार बैन रखा जाएगा। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं है। इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था और ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद में स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जो छात्रा हैं वो स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकेगी और हिजाब जो है वो स्कूलों में बैन रहेगा। और इसको लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस सभी याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उदयपुर से हमारे साथ में कुछ प्रबुद्धजन है, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, वास्तव में कोर्ट का फैसला है, हम इसको सही मानते हैं। कारण क्या है कि इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और वाकई में हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति हम लोग कहते हैं, गुरुकुलों में भी कहीं ना कहीं एक ड्रेस कोड होता था उस समय भी कि ये ड्रेस आप पहन के आओ, इसके अलावा ड्रेस है तो वो अलाउ नहीं होगी। तो उसी के अनुरूप देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सबको मान्य होना चाहिए और उस फैसले को आगे भी गति देनी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं इस फैसले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम इस कोर्ट के जो कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, अब उसको सफल करते हैं। कोर्ट ने कानून से ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और हमें खुशी है कि हमारी मुस्लिम बहनों को इससे कुछ राहत मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि वो जबरन थोपा जाने वाला जो है ना, ये जो हिजाब का होता है, उनको भी कुछ परेशानी आती हो, पर अपने धर्म की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो हम अपने मुस्लिम बहनों को धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं कि कोर्ट ने उनकी सहायता करी है, उनकी रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। हम सभी कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, यहां रैगिंग का मामला सामने आया है। एसएस कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज हॉस्टल में सीनियर्स ने जूनियर को मुर्गा बनाया। सीनियर्स ने न केवल जूनियर्स को मुर्गा बनाया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। हिरणमगरी पुलिस ने 3 छात्रों को इस संबंध में गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, पूरी खबर। देखिए, हिरणमगरी थाना इलाके का मामला है और उमरडा इलाके में एक एसएस कॉलेज स्थित है, जहां पर एक आशुतोष बाकिलीवाल नाम के युवक ने एडमिशन लिया और इस समय वो हॉस्टल में रह रहा था। उसने हिरणमगरी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसके मित्र सौरभ को रात को कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आए और हॉस्टल के कमरे से ले जाने के बाद में उसके साथ मारपीट की, मुर्गा बनाया, उसका मोबाइल छीन लिया और फोन कर 10,000 रुपए की मांग भी की। इस मामले की जानकारी जब सूरजपोल माफ कीजिए हिरणमगरी थाना पुलिस को हुई तो हिरणमगरी थाना पुलिस ने जिन 3 छात्रों पर आरोप लगे थे उसमें 3 छात्रों में अक्षर शर्मा, दीपक और अयक सिंह चंपावत शामिल है, जिन्हें हिरणमगरी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और अब से कुछ देर पहले इन्हें न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। शुक्रिया कपिल। और उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर यह हादसा सामने आया है। एक ट्रक जिसमें गैस की टंकियां भरी हुई थी, उस ट्रक में आग लग गई। डबोक के भमरासिया घाटी के पास यह हादसा हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद NH-76 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाड़मेर जिले के चौहटन में महिला की नसबंदी के दौरान हुई मौत मामले में करीब 65 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में सहमति बनी। प्रशासन ने 10 लाख रुपए और परिवार में एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी लगाने की बात पर सहमति जताई। अब दलित समाज के लोग घटना के चौथे दिन शव उठाने को राजी हुए। दलित नेता उदाराम मेघवाल से बातचीत की सहयोगी प्रेमदान देथा ने। नसबंदी के दौरान विवाहिता की मौत का आज चौथा दिन है। 4 दिन से लगातार परिजन जो है वो शव उठाने के लिए राजी नहीं है। लगातार
प्रशासन के साथ में वार्ता चल रही है। अभी जो वार्ता का दौर खत्म हुआ, हमारे साथ में है दलित नेता उदाराम मेघवाल, उनसे बात करते हैं कि क्या वार्ता हुई है, क्या समझौता हुआ है। देखिए, आज सुबह ही हमें इस नर्सबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई मौत के मामले में 3 दौर की पहले वार्ता हुई, लेकिन हम कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे। आज एडीएम साहब ने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किए। इसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल एडीएम साहब से मिला और कई दौर की वहाँ पर भी और कंपनी के प्रतिनिधियों और सीएमएचओ, ईएमओ और एडिशनल एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में हमारी वार्ता हुई और आखिर हम नतीजे पर पहुँचे कि उस परिवार के हमारी मांग थी कि 25 लाख रुपए, एक इनके परिजन को नौकरी और मुलजिमों की गिरफ्तारी। तो अब हमारे बीच में मोटी मोटी ये सहमति बनी है कि उस परिवार का जो व्यक्ति है उसको स्थानीय लेवल पर रोज़गार दिया जाएगा, संविदा पर इनको एक तरीके से रोज़गार लगाया जाएगा, ये प्रशासन ने आश्वस्त किया है। और दूसरी बात है, कंपनी की ओर से 8 लाख और 2 सरकार की ओर से मिलेंगे, यूँ करके 10 लाख का पैकेज देने की बात हुई है। उसके बाद में भी प्रशासन ने यह आश्वस्त किया है कि हम लोग भी अपने स्तर पे इन बच्चों को देखते हुए मिशन चला करके और भी इनकी मदद करेंगे। उसका कोई अमाउंट अभी नहीं खोला गया है। बात हक के लिए हल्ला बोल की। जगह जगह आज प्रदेश में संग्राम दिखा। तस्वीरें देखिए, पहली जयपुर की, यहां जल के लिए लोगों ने हाईवे जाम किया। दूसरी तस्वीर भरतपुर की, धरसौनी गांव के लोगों ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां 24 घंटे में सड़क के खराब हो जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। चलिए विस्तार से जानिए इन खबरों को। जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती के लोगों ने पानी के लिए आज सुबह हाईवे पर जाम लगाया। इनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से पूरे इलाके में पेयजल की सप्लाई ठीक नहीं है। इस दौरान नलों से बूंद बूंद रिस कर जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा है। इनका कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी, लिहाजा उन्हें थक हार कर सत्य साई कॉलेज के पास दिल्ली हाईवे को जाम करना पड़ा। सहयोगी अरबाज अहमद ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। जवाहर नगर टीला नंबर 1 के पास में आज सुबह लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। ये हाईवे दिल्ली रोड से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईवे पर जो सड़क है, यहाँ पर बाकायदा अपने तमाम बर्तनों को लेकर के टीला नंबर 1 के निवासी जो लोग हैं ये पहुँच गए थे। इन्होंने बाकायदा रोड जाम किया। पुलिस आई है, समझाइश की जा रही है, जलदाय विभाग के कर्मचारी आए हैं। क्या परेशानी थी, क्या आप लोगों ने डिमांड करी, क्या बात हुई? पीएचडी के जलदाय विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पहले भी हमने अवगत करा दिया। यहाँ की जनता ने भी अवगत कराया है इनको कि इनके टाइम से पानी नहीं। राजधानी जयपुर में भूमाफिया डाल हैं तो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पात। शहर में पिछले 3 साल में एक कर 400 अवैध कॉलोनियां बसा दी गईं। नियमों को ताक पर रख इन इमारतों के निर्माण हुए तो इन्हें ध्वस्त करने में जेडीए एनफोर्समेंट विंग ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। पिछले 4 साल में जेडीए ने कुल 400 अवैध नई कॉलोनियों को तोड़ने की कार्रवाई की है। जो गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण और जो इश्यूज थे उनको हमने जीरो टॉलरेंस की नीति में रखा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हजारों की संख्या में जीरो सेटबैक पे बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर अवैध फ्लैट्स बन रहे थे, अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही थी, अवैध विलास बन रहे थे। उसके ऊपर हमने पूरे जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार को जोनवार ऐसे गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माणों को चिन्हित करके और उन पर प्रभावी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, बीएसटीसी बीएड विवाद में से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत दी है। 15,500 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। बीएड डिग्री धारकों को राहत नहीं मिली है, सिर्फ बीएसटीसी वाले ही लेवल 1 के लिए पात्र हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बीएसटीसी को पात्र माना था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुशील पांडे से। सुशील, क्या जानकारी है? देखिए, रेट लेवल 1 में बीएसटीसी के जो तमाम बीएसटीसी धारी हैं उन्हीं को फिलहाल नियुक्ति मिलेगी। हालांकि बीएड धारी जो तमाम लोग हैं उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है।
हालांकि इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं तमाम जो फिलहाल रिट के लेवल 1 में बीएसपीसी अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ी राहत जरूर मिली है और इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं 15,005 जो पद हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि बीएड के तमाम जो फिलहाल अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल इस पूरे मामले में उनको राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। राज्य सरकार की ओर से जो एसजी है मनीष सिंघवी, उन्होंने राजस्थान सरकार का पक्ष रखते हुए इस मामले में कहा कि चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला काफी स्पष्ट है, लिहाजा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल राजस्थान सरकार के काउंसिल की बात को फिलहाल सुनते हुए और उससे आश्वस्त होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश में कोई बदलाव नहीं दिया और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली और ऐसे में राजस्थान सरकार को भी एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब जो नियुक्ति है 15,000 लोगों का, उसका भी रास्ता कहीं ना कहीं साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका रीजनिंग क्या बताया है? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बीएसपीसी के प्रथम अभ्यर्थी हैं लेवल 1 के, उन अभ्यर्थियों के परीक्षा को मूल्यांकन के आधार पर ही कंसीडर किया जाएगा। बीएड धारियों को बीएसपीसी लेवल 1 में कंसीडर नहीं किया जाएगा और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत 39 शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान के अनुसार पे बैंड 4 स्वीकृत किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किए। इन शिक्षकों को एपीआई स्कोर से मुक्त रखते हुए पे बैंड 4 स्वीकृत किया गया है। इससे पहले संस्कृत महाविद्यालयों के 21 अन्य शिक्षकों को एपीआई स्कोर की पालना करने पर पे बैंड 4 स्वीकृत किया था। संस्कृत शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया। साथ ही लाभान्वित हुए 39 शिक्षकों ने सीएम का आभार जताया। इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। डेपुटेशन के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में चल रहे खेल पर जब मंत्री जी ने लगाम लगाने की कोशिश की तो एडिशनल चार्ज के नाम पर रिश्तेदारों को फायदा देने का भी खेल शुरू हुआ। दौसा में कार्यरत एक डॉक्टर को जयपुर में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ऐसे में मंत्री के इस अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने 18 फरवरी को सभी सरप्लस डॉक्टर्स को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद प्रदेश भर के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। चिकित्सा मंत्री का इस मामले में आक्रामक रुख भी सभी के सामने है, लेकिन सरप्लस डॉक्टर्स को हटाने के अभियान में रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्यभार देकर रिश्तेदारों को फायदा देने का भी मामला सामने आया है। कई बार ऐसे 1-2 निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी समय से लिए जाते रहे हैं और अब भी यदि ऐसा लिया गया है तो मेरे ख्याल से जो समानीकरण करते हुए अधिशेष चिकित्सकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, सभी के साथ एक समान बर्ताव होगा, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और हमने आज माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है कि आप जो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर लागू करें, जिससे ये इस तरह की विकृतियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाए। मंत्री महोदय से जो ज्ञापन दिया उसमें चिकित्सकों की जो समस्या थी, मुख्यतः 2011 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कैडर निर्माण का। हमने उनसे निवेदन किया है कि यदि आप कैडर का निर्माण कर देते हैं तो ये जो समस्या है प्रतिनियुक्ति वाली और कार्य व्यवस्था वाली, ये समस्या मूलतः जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और हमारी मूल भावना भी ये थी, कैडर का मांग हमने इसीलिए रखा था कि पर्टिकुलर पोस्ट पर समानीकरण की, और उसके तहत यदि अधिशेष चिकित्सक हटते हैं तो हटाए जाने चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा इसमें कि ये पद अभी उसी वक्त के पद चले आ रहे हैं 40 साल पहले से, तो अब पॉपुलेशन, आईपीडी, ओपीडी इतने बढ़ गए कि पद बढ़ा करके इनको हटाने जैसा कदम नहीं लिया जा करके भी यहीं पे इनको पद स्थापित किया जा सकता था। ब्रेक के लिए बुधवार से देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना से बचाव का वैक्सीनेशन लगने जा रहा है। राजस्थान में इस आयु वर्ग के करीब 45 लाख बच्चे हैं जिन्हें कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। टीकाकरण को लेकर दौसा में क्या कुछ तैयारियां हैं, जायजा लिया सहयोगी ने।
छोटे बच्चों को वैक्सीन लगेगी। 12 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को 16 मार्च यानी कल से वैक्सीन लगने जा रही है, उसकी तैयारियां की जा रही है। हम दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े हुए हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा रहा है, धुलाई की जा रही है। साथ ही जो यहाँ पर जो अन्य किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो वो पूरी तैयारी की जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर की प्रभारी संगीता कटारिया हमारे साथ है। कल की किस तरह की प्लानिंग है और क्या किया जा रहा है? कल के लिए हम अभी पूरे इस रूम को फिनाइल से धुलवा रहे हैं, उसके बाद में हम इसको फ्यूमिगेट कर देंगे और इसको 24 घंटे के लिए बंद कर देंगे। कल सुबह ये ओपन होगा तभी पूरी तरह वो डिसइंफेक्ट रूम होगा। ये बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम तैयार होगा। सारी चेयर, बेंच, खिड़कियाँ, पर्दे सब धुले हुए लगेगी। वैक्सीन की बात करें तो जो 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चों को वैक्सीन लगी थी वो कोवैक्सीन लगी थी, अब किस तरह की वैक्सीन आई है, क्या चेंज है उसमें? अभी ऐसा कोई क्लियर गाइडलाइन हमारे पास आई नहीं है, लेकिन कार्बोवैक्स नाम से एक वैक्सीन आने का है। कार्बोवैक्स इसके लिए इनके लिए अलग ही वैक्सीन लगेगी? हाँ, बच्चों के लिए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अलग वैक्सीन आई है, उसका नाम है कार्बोवैक्स। बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनके लिए एक नई वैक्सीन आई है कार्बोवैक्स, वह वैक्सीन लगेगी। और जो पहले 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चों को वैक्सीन लगी थी वो कोवैक्सीन लगी थी। ऐसे में अब नई वैक्सीन है, इसलिए जो वैक्सीन है वो मिक्स नहीं हो आपस में, इसके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें केवल 12 से 15 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे और दूसरा जो बिल्डिंग है उसके पास में जो अन्य जो भी हैं 15 वर्ष से ऊपर वाले 60 वर्ष तक के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में अब 2 वैक्सीनेशन सेंटर चलेंगे, छोटे बच्चों को ये अलग से वैक्सीनेशन सेंटर होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। प्रदेश में सरसों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने और सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से एक तरफ जहां किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की वजह से सरसों तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का ज्यादातर हिस्सा विदेशों से आयात करता है। वैसे आपको बता दें, इस बार किसानों को कृषि उपज मंडी में 1 क्विंटल सरसों के लिए 5,050 रुपए की जगह 7,000 रुपए मिल रहे हैं। सरसों जो है गवर्नमेंट को तुलती रही है, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फर्क है बाजार मूल्य में और समर्थन मूल्य में, तो सरसों मंडी में ही बिकने की संभावना पूरी है। और चूँकि उत्पादन के लिहाज से देखा जाए तो अमूमन ये जो प्राप्त सूचनाएं मिल रही है हर डिस्ट्रिक्ट की देखा जाए तो कुल मिला के राजस्थान की स्थिति में तो लगभग 35 से 50% गत साल की तुलना में अधिक सरसों का उत्पादन है। 2020 से लेकर अगर 2022 का आज तक का अपन आंकड़ा देखें तो प्राय करीब 40% तेल मार्केट में भी बढ़ चुका है। लेकिन यूक्रेन से अगर भारत सरकार का भारत में अगर आयात तेल और नहीं हो पाता है और इसकी व्यवस्था सही नहीं बन पाती है तो इसमें हम समझते हैं 10 से 15% की तेजी और उम्मीद है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम को निशान चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन बाबा श्याम के मंदिर के शिखर पर केवल एक ही निशान चढ़ता है और वो निशान सूरजगढ़ से आता है। 374 साल से ये निशान पदयात्रा चल रही है और यही निशान है जो बाबा के शिखर पर चढ़ाया जाता है, पूरे साल लगा रहता है। फागुन की द्वादशी को ये निशान चढ़ता है, इसके बाद मेला संपन्न मान लिया जाता है। होली की बात हो और चंग की थाप न हो, ऐसा भला हो सकता है? अब जब चंग की थाप होगी तो गैरिये का गैर भी जरूर होगा। तस्वीरें बाड़मेर जिले की। सूर्यदेव जब ढलान की ओर होते हैं तो हाथों में डांडिया लेकर गैरिये गांव के चौगान पर पहुंच जाते हैं और चंग की थाप पर गैर नृत्य में मशगूल हो जाते हैं। राजसमंद में विप्र फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ ने नामदेव मंदिर में होली रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने रसिया और भक्ति गीतों पर नाच गाकर प्रभु को रिझाने की कोशिश की। इससे पहले ठाकुर जी को फूलों की होली खिलाई गई और फिर महिलाओं ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली का आनंद लिया। अंत में एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर रंगों के पर्व की बधाई दी।
फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।